है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इसकी यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे। उसमें आइसोकोस्ट कर्व हमने पढ़ा, एक्सपेंशन पाथ कर्व हमने पढ़ा जिसको विस्तार पथ रेखा कहते हैं, सम लागत वक्र हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उन्हें हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन केवल दीर्घकाल में ही संभव होता है, क्योंकि अल्पकाल का समय बहुत छोटा होता है, इसलिए उसमें परिवर्तन संभव नहीं हो पाते हैं। लेकिन दीर्घकाल का समय लंबा होता है, इसलिए उसमें सभी प्रकार के परिवर्तन संभव हो जाते हैं। इसलिए पैमाने के प्रतिफल का संबंध जो होता है वो दीर्घकाल उत्पादन फलन से होता है। पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का घटता प्रतिफल। तो जो 3 प्रकार के प्रतिफल हैं आपके, उसमें सबसे पहला पैमाने का बढ़ते प्रतिफल होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है, इसमें ये कहा जाता है कि जब किसी विस्तार पथ पर उत्पादन के में समान वृद्धि बताने वाली समुत्पत्ति वक्रों के मध्य दूरी कम होती चली जाती है तो यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति होती है। ये हमें बताती है कि उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि करने के लिए साधनों में इससे कम अनुपात में वृद्धि करनी होती है। इसको हम रेखाचित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें आपके रेखाचित्र में ये दे रखा है, आपके यहाँ पे OX एक्सिस पे आपके श्रम दे रखा है और OY एक्सिस पे आपके पूंजी को बता रखा है। OX एक्सिस पे श्रम को बता रखा है, OY एक्सिस पे आपके पूंजी को बता रखा है। जो OR है वो आपके विस्तार मार्ग है। OR जो है आपके विस्तार मार्ग है। यहाँ पे जो OR विस्तार मार्ग है, उत्पादन में समान वृद्धियों अर्थात 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 5 इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ, 15 इकाइयाँ, 20 इकाइयाँ इकाइयों को प्रकट करने वाले समुत्पत्ति वक्र रेखा हैं। ये जो है 5 इकाइयों को बताने वाला समुत्पत्ति वक्र रेखा है, ये 10 इकाइयों को बताने वाला, ये 15 इकाइयों को बताने वाला और ये 20 इकाइयों को बताने वाला। इस विस्तार पथ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ये जो है आपके OR ये विस्तार पथ है, इस पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम 5 से 10 पे, 10 से 15, 15 से 20 पर, तो वक्रों के अंतर की जो दूरी है, बीच की दूरी है, वो घटती चली जाती है। आपके यहाँ पे देखें तो ये जो दूरी है ये आपके AB, BC, CD, तो यहाँ पे ये जो दूरी है आपके, ये AB की सबसे अधिक है, फिर C पे जाते हैं तो BC की उससे कम हो जाती है, फिर D पे जाते हैं तो CD की उससे कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दूरी है ये आपके कम होती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है, BC लेस देन AB, ये आपके यहाँ बताया गया है। BC लेस देन AB, CD क्या है आपके, ये लेस देन BC। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है जब फर्म पैमाने का विस्तार करती है, फर्म जब पैमाने का विस्तार करती है, यानी 5 से 10 इकाइयाँ, 10 से 15 इकाइयाँ, 15 से 20 इकाइयाँ, तो पैमाने का विस्तार कर रही है, बढ़ा रही है, तो उसे अनेक प्रकार की मितव्यताएं प्राप्त होती हैं। और ये जो मितव्यताएं प्राप्त होती हैं, इससे उत्पादन में समान वृद्धि के लिए श्रम और पूंजी की कम मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता होती है।
अब आगे हम देखेंगे कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण। पहला है आपके अविभाज्यताएं, दूसरा आकार की कुशलता, तीसरा विशिष्टीकरण के लाभ, चौथा है आपके आंतरिक और बाह्य बचतें। आंतरिक और बाह्य बचतों में दो प्रकार की बचतें आपको स्पष्ट हो रही है, आंतरिक बचत और बाह्य बचत। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अविभाज्यताएं। अविभाज्यताएं यानी कि उत्पत्ति के अनेक साधन अविभाज्य होते हैं, यानी उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अविभाज्यता साधन कुछ निश्चित आकार में उपलब्ध होते हैं तो उन्हें टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। साधन कौन से हो सकते हैं? जैसे मशीन हो सकती है आपके, और क्या हो सकती है? प्रबंधक हो सकता है। प्रबंधक के अलावा विपणन, वित्त, अनुसंधान, ये सब अविभाज्य है, इनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, ये कहा जा सकता है कि उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने से अविभाज्य साधनों का अधिक उपयोग होने लगता है, जिसके कारण उत्पादन कुशलता बढ़ती है, और जिस अनुपात में उत्पादनों में वृद्धि की जाती है इससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट सेकंड है आकार की कुशलता। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कारण बड़े आकार का होना भी होता है। हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक तेल पाइप का घेरा दुगना कर दिया जाए तो इससे पहले की तुलना में दुगने से बहुत अधिक तेल निकाला जा सकता है। यदि उसको छोटा कर दिया जाए तो कम तेल निकलेगा और बड़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा तेल। इसी तरह से 1 घन फुट लकड़ी के बक्से को बढ़ाकर 3 घन फुट लकड़ी का बक्सा बना दिया जाए तो छोटे बक्से की तुलना में 3 गुनी लकड़ी लगती है, लेकिन बड़े बक्से की क्षमता 27 गुना तक बढ़ जाती है। तो यह आकार की कुशलता है जो उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि पूंजी संपत्तियों में एक सीमा तक जिस अनुपात में विनियोग में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन कुशलता बढ़ती है। तो तीसरा है आपके विशिष्टीकरण का लाभ। उत्पादन का पैमाना बढ़ाकर उत्पादन कार्य में विशिष्टीकरण को भी प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है और श्रम विभाजन द्वारा श्रमिकों को इसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जा सकता है। इससे साधनों की कुशलता बढ़ती है। चौथा है आंतरिक और बाह्य बचतें। आंतरिक और बाह्य बचतें भी उत्पादन का पैमाना बढ़ाने का पर अनेक आंतरिक और बाह्य बचतें हमें प्राप्त होती हैं। इन बचतों के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत क्या होगी? घट जाएगी। आंतरिक बचतें वो बचतें होती हैं जो किसी फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता और प्रबंधन की श्रेष्ठता के कारण हमें प्राप्त होती हैं। आंतरिक बचतें 5 तरह की होती हैं। बाह्य बचतें वो बचतें जो एक उद्योग में लगी सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती हैं। इनका संबंध फर्म के आंतरिक प्रबंधन से नहीं होता, एक ही स्थान पर अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से होता है। इनमें केंद्रीकरण के लाभ मुख्य रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल में आपके यदि विस्तार पथ पर कई प्रकार के समुत्पत्ति वक्र जो उत्पादन में समान वृद्धि को दर्शाते हैं, या ये कह लीजिए कि उनके मध्य जो दूरी है वो समान होती है, तो ये स्थिति जो होती है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल की होती है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे रेखा चित्र में देखें हम तो यहाँ पे समान दूरी है सब में, ए बी में समान दूरी, BC में समान दूरी, CD में समान दूरी। इन तीनों जो जगह है इनमें दूरी में समानता पाई जा रही है यहाँ पे। तो AB = BC, BC = CD। OP रेखा यहाँ पर आपके प्राप्त हो रही है। रेखा चित्र में आपके 3 सीधी रेखाएं मूल बिंदु से आपके निकल रही हैं, खींची गई हैं।
एक है आपके OR, एक है आपके OP, एक है आपके OQ। अब यहाँ पे आपके इन रेखाओं पर विभिन्न समुत्पत्ति वक्र जो उत्पादन की 5 इकाई, 10 इकाई, 15 इकाई और 20 इकाइयों को व्यक्त करती हैं, और इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, सब में समान है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे समुत्पत्ति वक्र हैं उनके मध्य ये समान दूरी ये बताती है कि साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में आपके उत्पादन में वृद्धि होती है, और ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति होती है। जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति है वो उस समय लागू होती है जब उत्पत्ति का पैमाना बढ़ने पर साधन के प्रयोग की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है, और पैमाने का स्थिर प्रतिफल उन फर्मों को प्राप्त होता है जो ऐसे उद्योगों में कार्य करती हैं जिनमें साधनों के विशिष्टीकरण के लाभ या तो कम प्राप्त होते हैं या लाभों को उत्पादन के निम्न स्तरों तक ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड लास्ट है आपके पैमाने के घटते प्रतिफल। जो पैमाने का घटता प्रतिफल है ये तब प्राप्त होता है जब किसी विस्तार पथ पर स्थिर समान उत्पादन में वृद्धि बताने वाला समुत्पत्ति वक्र के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, तो यह पैमाने के घटते प्रतीक की स्थिति को प्रदर्शित करती है। इसे भी हम रेखा चित्र के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम उस समय लागू होता है जब फर्म को बड़े पैमाने के उत्पादन की प्राप्त होने वाली बचतें या मितव्यताएं समाप्त हो जाती हैं, और बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रबंध की कठिनाइयां उत्पन्न होने से अमितव्यताएं प्राप्त होने लगती हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन की अमितव्यताएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब फर्म का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसका प्रबंध करना कठिन हो जाता है और फर्म के विभिन्न विभागों में समन्वय नहीं रहता और निर्णय लेने में और लागू करने में भी देरी होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसको हम रेखाचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। जब किसी विस्तार पथ पर स्थित समान उत्पादन में वृद्धि बताने वाले समुत्पत्ति वक्रों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है तो यह पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति होती है। BC जो है यहाँ पे ग्रेटर देन AC है। आप BC की जो दूरी है आपके यहाँ पे वो AB से अधिक है, और CD की जो दूरी है वो आपके BC से अधिक है। तो CD ग्रेटर देन आपके BC हो गया और BC ग्रेटर देन AB है आपके यहाँ पे। तो इस तरह से आपके ये घटता प्रतिफल प्राप्त होता है आपकी। नेक्स्ट है आपके पैमाने के घटते प्रतिफल के लागू होने के कारण। पैमाने के घटते प्रतिफल के लागू होने के कई कारण बताए गए हैं। उनमें पहला कारण है प्रबंध की जटिलताएं। जब उत्पादन के पैमाने का विस्तार किया जाता है, उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो एक सीमा के बाद में उस बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रबंध इतना अधिक जटिल हो जाता है कि उससे अकुशलता बढ़ती है। दूसरा है निर्णय लेने और लागू करने में विलंब। प्रबंध की जटिलताएं बढ़ने से निर्णय लेने और उनको लागू करने में देरी हो जाती है, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम हमारा लागू होता है, और यह सब शीर्ष प्रबंध पर दबाव बढ़ने, उसकी लाल फीताशाही बढ़ने और उससे प्रबंध की अमितव्यताएं प्राप्त होने के कारण होती हैं। नेक्स्ट है पैमाने की अमितव्यताएं। उत्पादन का पैमाना बढ़ाने से आंतरिक और बाह्य मितव्यताएं अनिश्चित काल तक हमें प्राप्त नहीं होती हैं। एक सीमा के बाद में ये जो मितव्यताएं होती हैं ये अमितव्यताओं में बदल जाती हैं, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम जो होता है वो क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट है श्रम समस्याएं, लेबर प्रॉब्लम्स। उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के कारण श्रमिकों की संख्या भी बढ़ती जाती है और एक सीमा के बाद में श्रमिकों का प्रबंध करना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन नई नई श्रम समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नेक्स्ट
साहसी का स्थिर रहना। उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील और विभाज्य माना जाता है, क्योंकि लंबा समय होता है उत्पादन के बढ़ाया तभी जाता है जब दीर्घकाल की सामना करना पड़ता है हमें, और दीर्घकाल में सभी साधनों को परिवर्तन किया जा सकता है, सभी साधनों में उनको विभाजित भी किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में एक साधन साहस जो है वो ऐसा है जिसमें स्थिर और अविभाज्यता का गुण पाया जाता है। इसके कारण भी पैमाने का घटता प्रतिफल लागू होता है। लास्ट है अन्य कारक। ये जितने भी कारक बताए गए हैं उनके अलावा दुर्लभ साधनों का अत्यधिक विदोहन जो होता है, काम में लेना, उपयोग में लेना, उसके कारण भी पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम प्राप्त होता है या घटता प्रतिफल जो है वो हमें प्राप्त होता है।